My dear students, I welcome all of you with an Islamic greetings. Assalamu alaikum. May Allah's mercy and blessings be on all of you. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, और इससे रिलेटेड आज जो हम देखेंगे वो है कुछ टर्म्स, कुछ कंसेप्ट्स इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि ब्लैंकडोंग डीनस्टन सिस्टम, इसी तरह सैमन्स चैलेंज और स्कॉर्चड अर्थ पॉलिसी क्या थी। देखिए, जिस तरह ब्रिटिशर्स ने अपना पावर एस्टेब्लिश किया था इंडिया पे और यहाँ पे फॉरेस्ट्स की ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुई थी, इसी तरह हम देखते हैं कि इंडोनेशिया पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल करके वहाँ से टिम्बर को हासिल करना शुरू किया, टिम्बर को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि वो भी टिम्बर को इस्तेमाल करते थे शिप्स बनाने के लिए या रेलवेज़ लाइंस, रेलवेज़ ट्रैक्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ये जो टिम्बर था ये ज़्यादातर निकलता था इंडोनेशिया के एक राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड से, जिसका नाम है जावा। अब हम देखेंगे ब्लैंकडोंग डीनस्टन सिस्टम क्या था। देखिए, डचेस को टिम्बर चाहिए और टिम्बर तभी हासिल हो सकता था फॉरेस्ट से जब ट्रीज़ कट किए जा सकते थे, जब उनको फिर लॉग्स की शक्ल में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था, जब फिर ये स्लीपर्स को प्रिपेयर किया जाता था। तो ये चीज़ें ट्रीज़ को कट करने के लिए, लॉग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्लीपर्स को बनाने के लिए लेबर की ज़रूरत होती थी। इसके लिए इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने उन लैंड्स पे रेंट्स को इम्पोज़ किया जो लैंड फॉरेस्ट्स के अंडर होता था और वो लैंड लोग कल्टीवेट करते थे। उन लैंड्स को पहले उन्होंने उन पे रेंट इम्पोज़ किया, उसके बाद फिर उन विलेजेस को इन रेंट से एग्जम्प्ट किया जो विलेजेस प्रोवाइड करते थे फ्री लेबर, फ्री सर्विस प्रोवाइड करते थे टिम्बर को कट करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इस चीज़ को, इस सिस्टम को ब्लैंकडोंग डीनस्टन सिस्टम कहा जाता है। सिंपल टर्म्स में हम कहेंगे कि ब्लैंकडोंग डीनस्टन सिस्टम असल में क्या था, ये था कि टिम्बर को कट और ट्रांसपोर्ट के लिए जो डच फ्री लेबर विलेजेस से हासिल करते थे, उसके बदले में वो विलेजेस को लैंड रेंट से मुस्तस्ना करते थे। इसको ब्लैंकडोंग डीनस्टन सिस्टम कहा जाता था। इसी तरह एक और कंसेप्ट जो है वो है सैमनिज चैलेंज। सैमनिज चैलेंज असल में क्या था, ये हम देखते हैं कि ये सैमन जो थे, जिसका असल में नाम था सुरोंटिको सैमन, ये एक विलेज में रहते थे जिसका नाम था रैंडुमलातुंग विलेज, जिस विलेज से ज़्यादातर टीक निकलता था। यहाँ पे इस विलेज में टीक फॉरेस्ट यहाँ पे था, तो यहाँ से ज़्यादातर टीक निकलता था। तो सैमनिज चैलेंज असल में ये था कि इसने डच ने जो फॉरेस्ट्स को ऑन किया था उसको चैलेंज किया, क्वेश्चन किया। इसने कहा कि ये फॉरेस्ट इनका अपना नहीं है, ये डचेस ने विंड, वाटर, अर्थ या वुड को नहीं बनाया है, बल्कि ये नेचुरल वेल्थ है, ये नेचुरल रिसोर्स है जिस पे सबका हक बनता है। फिर ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट में तब्दील हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि 3000 से भी ज़्यादा मेंबर्स थे जिन्होंने फिर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटेस्ट्स किए, जैसे कि उन्होंने इनकार किया कि अब हम टैक्स नहीं देंगे, फ़ाइन नहीं देंगे, लेबर प्रोवाइड नहीं करेंगे डच को। अब हम देखेंगे डच स्कॉर्चड अर्थ पॉलिसी क्या थी। ये असल में सेकंड वर्ल्ड वार में हम देखते हैं कि जो जापानीज़ थे, जब वो आगे बढ़ रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ कॉन्कर कर रहे थे, अब वो इंडोनेशिया भी पहुंच गए। तो इंडोनेशिया उस टाइम डच की कॉलोनी थी, तो डच ने ये सोचा कि ये जापानीज़ अगर यहाँ पहुँचेंगे तो ये इन फॉरेस्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सॉ मिल्स को डिस्ट्रॉय किया और जितने भी बड़े बड़े टीक लॉग्स थी उनको जलाया, ताकि ये जापानीज़ के हाथों न लग जाए। बस आज इतना ही, बाकी शुक्रिया।